हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कोड आर्किटेक्चर की इस नई वीडियो में। और आप सब जानते हो हमने RabbitMQ के ऊपर एक प्लेलिस्ट शुरू की है जिसका ये सेकंड वीडियो है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना और ये प्लेलिस्ट का ज़रूर से एक्सेस लेना, क्योंकि जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हम ये सारी कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं इसमें। तो जिसका आज का ये सेकंड वीडियो जिसमें हम बेसिकली मैसेज ब्रोकर्स क्या होते हैं, क्यूज़ क्या होते हैं, एक्सचेंज क्या होते हैं, बाइंडिंग्स क्या होते हैं, चैनल क्या होता है, तो ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं, जो ये चीज़ है RabbitMQ। तो RabbitMQ एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये सबसे पहले हम समझेंगे। तो आपको ये बस याद रखना है, RabbitMQ एक मैसेज ब्रोकर है, ठीक है। अब ये मैसेज ब्रोकर क्या होता है? देखो, मैसेज ब्रोकर का एक सिंपल सा काम होता है, प्रोड्यूसर से कुछ डेटा लेना और उसको कंज्यूमर तक डिलीवर करना। तो ये जो एक टास्क है यही होता है मैसेज ब्रोकर का। अब मैसेज ब्रोकर यूज़ क्यों किया जाता है? देखो, मैसेज ब्रोकर यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि डीकपलिंग हो सके। मतलब क्या? जैसे कि मान के चलो आपके पास दो अलग अलग सर्वर्स हैं, ठीक है। एक सर्वर ये और दूसरा सर्वर ये। अब हम जानते हैं कि इनके बीच में हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम एक ब्रोकर को लेते हैं और वो ब्रोकर हमें हेल्प करता है कि हम इन दोनों सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन कर पाए। अब सेकेंड बात, हमें इनके बीच में कम्युनिकेशन करना ही क्यों होता है? तो इसके काफ़ी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो मान के चलो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो मान के चलो आप एक सिनेरियो लेना, यूज़र आपके ई-कॉमर्स वेबसाइट से कुछ चीज़ें ऑर्डर कर रहा है। अब जब वो ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगी तो उसके बाद हमें उसको ईमेल भी सेंड करना होता है, राइट। तो ये जो ईमेल सेंड करने का काम है ये हमारी कोई दूसरी माइक्रो सर्विस हैंडल कर सकती है। जैसे कि मान के चलो मेल सर्वर। तो ये जो मेल सर्वर है इसका काम ही ये है कि ईमेल्स को सेंड करना। तो मान के चलो अपने पास एक और सर्विस है जो कि है ऑर्डर सर्विस। तो यहाँ पे जब रिक्वेस्ट आएगी तो ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी और जब प्रोसेस हो जाए तो यूज़र को तो मैसेज चला जाएगा कि ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, बट उसके बाद हमें मेल भी तो सेंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब क्योंकि मेल ये सर्वर सेंड करेगा और ये सर्वर को इसके साथ कम्युनिकेशन करने की काफ़ी ज़रूरत है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम बीच में एक मैसेज ब्रोकर लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी कोई डेटा होगा वो इस मैसेज ब्रोकर को देंगे। ये मैसेज ब्रोकर इस डेटा को इस सर्वर पे देगा और उसके बाद ये सर्वर मेल सेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये बस एक सिनेरियो मैंने बताया आपको। ऐसे बहुत सारे अलग अलग होते हैं, जैसे कि वीडियो ट्रांसकोडिंग भी एक चीज़ होती है। तो इसमें भी क्या होता है कि अभी जैसे कि मैं जो ये वीडियो अपलोड किया हूँ ये मैंने किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में किया है, 1080p 720p इस फॉर्मेट में। बट आप जो यूट्यूब पे देख रहे हो आपको सिर्फ वो स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दिख रहा, उसी के साथ साथ आपको और भी अलग अलग फॉर्मेट्स दिखेंगे। आपको 144 दिखेगा, 720 दिखेगा, 1080p दिखेगा, ठीक है। तो आपको ये अलग अलग दिख रहे हैं। तो यूट्यूब क्या करता है, सबसे पहले आपकी पूरी वीडियो ले लेगा और उसके बाद एसिंक्रोनसली उसको वो अलग अलग फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना इसको हम कहते हैं एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग, ठीक है। ये एसिंक्रोनसली हो रही है, ये वेट नहीं कर रही है आपको, मतलब आप ये आपको वेट कराने के लिए नहीं लगा रही, ये एसिंक्रोनसली हो रही है, बैकग्राउंड पे चल रही है। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से हम मैसेज ब्रोकर्स का यूज़ करते हैं माइक्रो सर्विसेज में, या बोलो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में, ठीक है। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये जो बीच में दिखाया मैसेज ब्रोकर, तो RabbitMQ एक मैसेज ब्रोकर है जो ये पूरा प्रोसेस हैंडल करता है, ठीक है। ओके, तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा RabbitMQ एक मैसेज ब्रोकर है, ठीक है। ये कोई मैसेज क्यू नहीं है, क्यू तो इसके अंदर होता है, पर ये एक मैसेज ब्रोकर है, ठीक है, जिसका काम ये है प्रोड्यूसर से कुछ डेटा लेना, कंज्यूमर तक उसको सक्सेसफुली डिलीवर करना। अब हम समझते हैं ये फ्लो किस तरह से करता है डेटा, ठीक है। एग्जैक्टली ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाता किस तरह से। अब आपने गूगल पे इसके डायग्राम वगैरह देखे होंगे तो बहुत सारी जगहों पे आपको ये दिखा होगा कि प्रोड्यूसर सीधा डेटा क्यू में डाल रहा है और कंज्यूमर क्यू में से डेटा ले रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इसके बीच में काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले मान के चलो अपना ये मैसेज है M, ठीक है। ये सबसे पहले जाएगा एक्सचेंज पे, ठीक है। ये जो एक्सचेंज है इसमें सबसे पहले जाएगा। अब एक्सचेंज क्या होता है, इसको मैं एकदम इजीली समझाता हूँ आपको। एक्सचेंज एक मैकेनिज्म होता है जिसको मालूम होता है कौन से क्यू में डेटा डालना है, ठीक है। इतना सिंपल है ये, बस इसको मालूम होता है कि कौन से क्यू में डालना है। अब बोलोगे अब एक ही तो क्यू है तो इसमें डालेगा, नहीं, बट एक्चुअल में आप जब प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ करोगे तब आप बहुत सारे क्यूज़ बनाओगे, एक क्यू नहीं होगा, बहुत सारे क्यूज़ हो गए। तो
कौन से क्यू में एग्जैक्टली डेटा जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका हर क्यू अलग अलग माइक्रो सर्विस पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको मान के चलो अभी ये जो क्यू है ये इसको डेटा सेंड करना चाहता है। अभी यहाँ पे मान के चलो नीचे और एक क्यू है जो कि किसी और माइक्रो सर्विस को डेटा सेंड कर रहे हैं, तो ये अपना अलग कंज्यूमर है। मल्टीपल कंज्यूमर्स हो सकते हैं, ठीक है, तो ये अलग कंज्यूमर है। अब डेटा जाना चाहिए इस क्यू में पर गलती से चला गया इस क्यू में। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो इस वजह से जो एक्सचेंज होता है इसको एग्जैक्टली मालूम होता है कि कौन से क्यू में डेटा डालना है। ठीक है, अब ये बाइंडिंग की क्या होती है, देखो दो टाइप की कीज़ होती है, एक होती है बाइंडिंग की और एक होती है राउटिंग की। ठीक है, राउटिंग कीज़, जो बाइंडिंग की सिंपल है। बाइंडिंग की सिर्फ क्या करती है, नाम में इसको देखो बाइंडिंग, हम जावास्क्रिप्ट में भी अपने एक मेथड होती है बाइंड, तो ये बिल्कुल उसी की जैसी है। ये क्यू को मतलब ये एक्सचेंज को क्यू के साथ बस बाइंड करती है, कनेक्शन बनाती है। और राउटिंग कीज़ वो कीज़ होती है जो एक्सचेंज को मदद करती है ये पता लगाने में कि कौन से क्यू में उसको डालना है। जैसे इसके नाम में देखो राउटिंग है, राउट करना, ठीक है, मतलब डायरेक्शन दिखाना। तो अभी वापस एक बार फ्लो देखते हैं। एक मैसेज है अपना एम जो सबसे पहले जाएगा एक्सचेंज में। अब एक्सचेंज ऑलरेडी बाइंडिंग की के मदद से क्यूज़ पे कनेक्टेड होगा। ठीक है, एक्सचेंज क्या करेगा, राउटिंग की देखेगा क्या है। अब मान के चलो इसको एक राउटिंग की मिल गई तो उसको वो पता चल जाएगा अभी कि इसको कौन से क्यू में डालना है। तो अभी इसको इस क्यू की राउटिंग की मिल गई तो ये डेटा को इस क्यू में डाल देगा। ठीक है, यहाँ तक अपना ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अभी कंज्यूमर है ना, वो क्या कर सकता है, वापस से सेम राउटिंग की को लेते हुए वो ये पता लगा सकता है कि कौन से क्यू में से उसको डेटा उठाना है। ठीक है, तो ये सिंपल से इस क्यू में से डेटा उठा लेगा। तो यही एक पूरा इसका फ्लो है। ठीक है, तो अभी हमने जो चीज़ें समझी, प्रोड्यूसर जो वो चीज़ है जो डेटा प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर वो चीज़ है जो डेटा कंज्यूम करेगा यानी लेगा खुद के तरफ। एक होता है एक्सचेंज, एक्सचेंज का काम ये होता है कि कौन से क्यू में उसको डेटा डालना है ये उसको पता होता है। बाइंडिंग की यानी एक्सचेंज को एक क्यू के साथ कनेक्शन बनाने में काम में आती है, ये कनेक्ट करती है एक्सचेंज को क्यू के साथ। इसके बाद होती है राउटिंग की, तो एक्सचेंज राउटिंग की मदद लेता है पता लगाने में कि उसको कौन से क्यू के अंदर डेटा डालना है। अभी ये जो एक्सचेंज होता है इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट होता है, फैन आउट होता है, हेडर होता है। ठीक है, तो ऐसे 4-5 इसके टाइप्स हैं। तो ये हम जब एक्सचेंज का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका कोड भी देखेंगे। अभी के इसमें अब बस थ्योरी तक ही रखना है इसको। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर एकदम डीप में जाएंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे कि क्यूज़ के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया। ये प्रायोरिटी क्यू हो गया, डिलेट क्यूज़ हो गया, और मैं अभी जो आपको एक्सचेंज बता रहा था वो ये वाला टॉपिक है। देखो डायरेक्ट है कि टॉपिक है कि फैन आउट है और हेडर्स है। ठीक है, तो ये सारे एक्सचेंजेस होते हैं। तो इन वीडियोज़ में हम इनके बारे में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और कोड के साथ पढ़ेंगे। अभी ये वीडियो में कोई कोड नहीं होगा, अगले वीडियो में कोई कोड नहीं होगा जो कि इंस्टॉलेशन वाला है। ऑब्वियसली उसमें हम डॉकर को सेटअप करेंगे और वो इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे, बट उसके अगले वीडियो से प्रॉपर आपको इसका थियरी प्लस कोडिंग वाला टॉपिक आएगा। तो अभी आपको ऊपर से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर समझ चुका है क्या है, RabbitMQ आप समझ चुके हो क्या है कि ये बस एक मैसेज ब्रोकर है जो प्रोड्यूसर से डेटा उठाएगा, कंज्यूमर को जाके दे देगा। ठीक है, ये बिल्कुल पोस्टमैन के जैसे, अपने API वाला नहीं, जो रियल लाइफ वाला पोस्टमैन होता है उसको बिल्कुल मालूम होता है कि कहाँ से डेटा उठाना है, कहाँ पे जाके उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो बिल्कुल उसके जैसे काम करता है ये। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एसिंक प्रोसेसिंग कहा था, एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ होती है। देखो आपको जब भी आप कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको एक चीज़ का याद रखना है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट प्रोसेस या फिर इम्पॉर्टेंट बोल लो, इम्पॉर्टेंट वर्क। और सेकंड होता है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे नॉट इम्पॉर्टेंट लिखता हूँ। ठीक है, अभी देखो इम्पॉर्टेंट डेटा जो है, मतलब इम्पॉर्टेंट वर्क जो है, डेटा नहीं वर्क, वो तो आप ऑन द वे करोगे। ठीक है, आप जो API बनाओगे, जो भी कोई API नहीं, जो भी कुछ करोगे तो इम्पोर्टेंट काम तो आप जैसे करते हो अभी तक वैसे ही करोगे। बट जो अनइम्पॉर्टेंट काम है, जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, उनको आप एसिंक्रोनसली कर सकते हो। अभी एसिंक्रोनसली मतलब क्या, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आपने API बनाया, API में कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले मान के चलो ऑर्डर प्लेस करने के लिए, ठीक है, एक E-कॉमर्स की ऑर्डर प्लेस करने के लिए इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हो गए ना। पहली स्टेप होगा कि मान के चलो अपने API की वगैरह वेरीफाई की। ठीक है, वो पहली स्टेप हो गई। तो मान के चलो ये API की जो वेरीफाई हो रही है, ठीक है, ये मान के चलो 1 सेकेंड ले रही है।
ठीक है, बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ, इतना नहीं होता है, बहुत जल्दी हो जाती है, बट मैं बता रहा हूँ आपको बस। फिर उसके बाद जो फ्रंट एंड से जो डेटा आ रहा है वो वैलिडेशन होने में मान के चलो एक एक मिनट सॉरी 1 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, इसके बाद हम पेमेंट वगैरह सब सेटअप कर रहे हैं, मतलब हमने चेक किया पेमेंट वगैरह हुई भी है नहीं, या फिर पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो वो जो चीज़ है वो मान के चलो 1 सेकेंड ले रही है। इसके बाद हम ऑर्डर एक्चुअल में डेटाबेस में प्लेस कर रहे हैं, मतलब डेटाबेस में डेटा ऐड कर रहे हैं, तो डीबी, तो ये मान के चलो 1 सेकेंड ले रही है। और इसके बाद जब सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस हो जाए तो इसके बाद हम मेल सेंड कर रहे हैं, तो ये मान के चलो 1 सेकेंड ले रही है। अब अपना जो पूरा एपीआई का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना हो जाएगा, टोटल अपना हो गया 5 सेकेंड। अभी इसमें से आपको क्या लगता है कौन से काम इंपॉर्टेंट है और कौन से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है? तो या फिर आप ऐसा समझ जाओ कि कौन से काम आपको अभी ही करने और कौन से कामों को आप बैकग्राउंड पे रन कर सकते हो। देखो अगर आप इस एग्जांपल को सही से देखोगे तो एपीआई की वेरीफाई करना ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, डेटा वैलिड है या नहीं चेक करना ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेमेंट हुआ है या नहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और डेटाबेस में डेटा जाना भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो 4 है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ IMP। पर अभी मान के चलो मेल सेंड करना ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बैकग्राउंड पे हम रन कर सकते हैं। हम उतना टाइम क्यों यूज़र को रुका है मेल सेंड होने तक, ठीक है, जब रिक्वेस्ट आती है तो हम इस जब अपनी ये स्टेप हो जाए डेटाबेस में जब डेटा ऐड हो जाए तो हम सीधा फ्रंट एंड पे रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं कि भाई हो गया तेरा ऑर्डर प्लेस। और उसके बाद हम ये जो मेल है इसको हम बैकग्राउंड पे सेंड कर सकते हैं ना, तो एग्जैक्टली यही चीज़ हम यहाँ पे करने की ट्राई कर रहे थे। तो इसी को कहते हैं एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग, कि हम जो मेल्स है इसको हम एसिंक्रोनसली सेंड कर रहे हैं, ये वेट नहीं कर रहा है, यूज़र को वेट करने नहीं लगा रहा कि भाई रुक, हम यूज़र को रुकने के लिए लगा रहे कि रुक जा, जब तक मेल सेंड नहीं होता तब तक हम तुझे रिस्पॉन्स सेंड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है ना, मेल तो सेंड हो जाएगा, ठीक है, आज ना कल मेल सेंड हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा वो सेंड तो हो जाएगा, और यूज़र को हम उसके पहले ही तो इससे आप सीधा देख सकते हो अभी एक्चुअल में देखो इतने सेकंड्स नहीं लगते किसी भी, अगर आपका एपीआई 5 सेकंड ले रहा है तो आप काफ़ी अजीब तरीके से अपने एपीआई बना है, नहीं पता मुझे किस तरह से बना होगा, बट एक्चुअल में इतना नहीं लेता है। मैं जानता हूँ आप अच्छी कोडिंग करते हो, इतना टाइम नहीं लेते हैं, आप भी जानते हो 1 सेकेंड ले लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकेंड ले लेगा, वैसे तो मिली सेकेंड्स में ले लेता है, बट यहाँ पे मैंने बस समझाने के लिए आपको एक सेकेंड लिया है। तो अभी जैसे कि 5 सेकेंड है, ठीक है, तो ये काम अगर हमने एसिंक्रोनसली किया तो यूज़र को जो रिस्पॉन्स है वो 4th सेकेंड पे ही चला जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो हमने 1 सेकेंड का जो टाइम था वो हमने बचा लिया। तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें अगर हम एक अच्छा हमने एपीआई बनाया तो ये शायद से 800 या फिर 900 मिली सेकेंड्स लेनी चाहिए, ठीक है, मिली सेकेंड्स आप बोल लो इसको MS, तो इतना लेना चाहिए पूरे ने। अभी मान के चलो उसमें से भी जो मेल वाला जो है उसको हम एसिंक्रोनसली कर रहे हैं तो मेल सेंड होने में भी टाइम लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम झटके से सेंड हो जाता है, तो इसको भी टाइम लगता है। तो हम कम से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम हमारा एपीआई उसके बाद में 600 मिली सेकेंड्स पे रन होगा, ठीक है, तो ये अपना रिस्पॉन्स टाइम होगा। अभी ये पूरी डिपेंडेंट चीज़ है, ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट है, हम सेट कर रही है नंबर्स को, ये डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर वगैरह सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिस पे ये चीज़ें डिपेंड करती है। हमने बस यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा लगाया, ठीक है, इसी को एग्जैक्टली कहते हैं एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग, या फिर आप इसको बोलो बैकग्राउंड में प्रोसेस करना। मैंने थोड़ी देर पहले आपको यूट्यूब का भी एग्जाम्पल दिया, इसमें मैंने आपको ये बोला था कि जो यूट्यूब के वीडियोज़ है वो यूट्यूब बैकग्राउंड पे एसिंक्रोनसली प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब अभी मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ उसके कैप्शंस वगैरह वहाँ पे रेडी होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें एसिंक्रोनसली हो रही है, ठीक है। इसके बाद अलग अलग फॉर्मेट्स में उसको ट्रांसकोडिंग होती है उसकी 420p या फिर जो भी जितने भी कोई पीपीज होते हैं उन सब में जो आती है अपनी वीडियो। ऐसा नहीं है ना कि मैं हर फॉर्मेट के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं तो अपनी एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, यूट्यूब देखता है कि उसको और कितने कितने फॉर्मेट्स में उसको डालना है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ है ये बैकग्राउंड पे हो रही है, तो यूट्यूब इसके लिए आपको वेट नहीं कर रहा था कि भाई रुक जा मैं इस वीडियो को अलग अलग फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करूँगा उसके बाद तो वीडियो अपलोड कर सकता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे तो मैं आपको बताता हूँ ये ऐसा नहीं होता है, हम बस एक बार यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देते हैं, एक बार जो अपनी तरफ से अपलोड हो जाए जिस किसी भी फॉर्मेट में हमने अपलोड किया उसके बाद ये जो अलग अलग फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करने का काम होता है ये यूट्यूब अपने एंड पे बैकग्राउंड पे चलाता है। तो यूट्यूब भी क्या करता होगा, अभी मान के चलो ये उसकी वो सर्विस है जो ट्रांसकोडिंग कर रही है, यहाँ पे हमने वीडियो अपलोड किया, ठीक है, यहाँ पे बोलता हूँ वीडियो अपलोड। अब क्या होगा, हमने यहाँ पे वीडियो अपलोड किया, यूट्यूब क्या करेगा, एक मैसेज ब्रोकर से मदद से अभी यहाँ पे काफका ले लो
क्योंकि स्ट्रीम्स में हम डेटा सेंड करेंगे तो काफका हम अज्यूम करते हैं, या फिर चलो रैबिट एम क्यू ले लेते हैं अभी, क्योंकि रैबिट एम क्यू हमने पढ़ा है। तो रैबिट एम क्यू ले लो, काफका ले लो, कोई भी मैसेज ब्रोकर जो कोई यूट्यूब यूज़ करता होगा, उसके मदद से क्या होता होगा, यहाँ पे स्ट्रीम्स जा रही है और यहाँ पे उनकी ट्रांसकोडिंग हो रही है। ठीक है, छोटे छोटे बल्क में स्ट्रीम्स जाती है और उनकी ट्रांसकोडिंग हो रही है, मतलब वही अलग 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 फॉर्मेट्स में। अभी आप अगर ये समझना चाहते हो कि एग्जैक्टली यूट्यूब किस तरह से काम करता है, तो आप कमेंट करना यूट्यूब, और मैं आपको वो पूरा समझाऊंगा कि यूट्यूब बैकएंड पे किस तरह से काम कर रहा है, एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें यूट्यूब प्रोसेस करता है, किस तरह से काफका यूज़ हो जाएगा यूट्यूब में, किस तरह से मैसेज ब्रोकर्स यूज़ होते होंगे, एग्जैक्टली ये ट्रांसकोडिंग होती क्या है, इसको करना ही क्यों है। ठीक है, फिर अपने में जो कैप्शंस जनरेट होते हैं, जैसे अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब हिंदी में इसको जनरेट करेगा, तो ये किस तरह से होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो ज़रूर से कमेंट करना यूट्यूब, और मैं आपको वो चीज़ें इसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा, प्लेलिस्ट तो नहीं लाऊंगा इसके ऊपर, कह रहे एक ही वीडियो डाल दूंगा, 30-40 मिनट की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको पूरा यूट्यूब का आर्किटेक्चर और सिस्टम डिज़ाइन समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे कि आप किस तरह से इसको आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो डॉकर की मदद से। जैसे मैंने आपको कहा, ट्रेंडिंग ज़माने में ट्रेंडिंग तरीके से जाना पड़ेगा, तो हम डॉकर यूज़ करेंगे। आपको अगर डॉकर नहीं भी आता हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिखा दूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, नए हो तो शेयर करना, लाइक ज़रूर करना।